ऑल राइट गाइस, सो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पोर्शन इनऑर्गेनिक का। और ये आपका इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द लास्ट पोर्शन है जो होता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर अपन कुछ बातें जानेंगे, कुछ बातें करेंगे आपस में, और वापस से चैप्टर पूरा याद करने का है। मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बोल के बताऊंगा, कुछ पॉइंटर्स मैं लिख दूंगा, वो आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है। ठीक है, ये कंपलसरी है दोनों के दोनों। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में नहीं होगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एनसीईआरटी में मैं नहीं बताऊंगा। तो दोनों चीजें आप पढ़े, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे अपने एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट चीज ये कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई ये पढ़ के या ये एनसीईआरटी पढ़ के आप 100% ले आओ, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप तैयार रहें, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप मैं और ये जो बता रहे हैं एनसीईआरटी वो याद कर लेते हैं तो एटलीस्ट इतना एफर्ट अपन लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बेसिक डेफिनेशन होती है कि n-1 डी सबशेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, लास्ट वाला। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर 11th क्लास में, और ये मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लाया करते हैं। ठीक है, इनकी अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे देखते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें तो पीरियोडिक टेबल में जाके आप याद कर सकते हैं। एलिमेंट्स वगैरह को बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है ना, आपको याद करनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल अकरेंस की बात की जाती है एनसीईआरटी में, आप जाके देखेंगे आपको डिटेल में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अकरेंस ये बहुत अबंडेंटली मिल जाते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर। जैसे आयरन जो है वो आपका 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, टाइटेनियम 5th मोस्ट और मैंगनीज 12th मोस्ट। ठीक है ना, इसके अलावा इनको कॉइनेज मेटल्स बोला जाता है, स्पेशली इनको, ये तीनों जो है इनको कॉइनेज मेटल्स बोला जाता है क्योंकि ये कॉइन बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, सोने चांदी इनके हीरे होते थे ना, सॉरी वो करेंसी होती थी इनके पुराने ज़माने में, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल्स बोला जाता है। नोबल मेटल्स कौन से हो गए? कॉपर, ये मरकरी और प्लेटिनम। तो ये पांचों जो है इनको नोबल मेटल्स भी बोला जाता है क्योंकि रिएक्ट नहीं करते इतना ज़्यादा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद करिए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, टोटल एलिमेंट्स 40 होते हैं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स 36 ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये टोटल डी ब्लॉक 40 होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 36 होते हैं। कौन कौन से नहीं है, मतलब 4 का डिफरेंस है ना, तो 4 कौन से हैं वो? 4 वो हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी। ठीक है, ये चारों जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आते हैं, लेकिन इनको डी ब्लॉक के अंदर बोला जाता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि इनके पीरियड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आपकी 4 सीरीज रहती है। ठीक है, 4 सीरीज रहती है, होती है 3D सीरीज जो होती है आपकी SC से लेके जिंक तक। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है 4D सीरीज Y से लेके कैडमियम तक। ठीक है, 5D सीरीज जो होती है लैंथेनम से लेके मरकरी तक, और लास्ट होती है एक्टिनियम से लेके यूयूबी तक। प्लीज जाके एनसीईआरटी खोलिए, उसके अंदर आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, उनको याद कीजिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल याद कीजिएगा आप। नेक्स्ट अपन आते हैं यार इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज, अगर इसको नाम दे दे सेक्शन को, जैसे ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, सबसे पहले आता है आपका मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, और हाँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जस्ट एक पीपीटी की तरह समझो आप। मैं जो बोल रहा हूँ उसके भी आपको नोट्स बनाने हैं, उसको याद रखना है और उस तरह से करना रहेगा। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल होते हैं, सबके सब मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लस्टर, स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल, ये तो आपको पता ही है। बस 3 एक्सेप्शन है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग, लस्टर और डक्टिलिटी वगैरह इतनी शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, इनमें रेगुलर मेटेलिक स्ट्रक्चर आप कह नहीं सकते। जैसे मरकरी वगैरह तो ये तो थर्मोमीटर में यूज होता है, तो ये तो लिक्विड तक मिल जाता है कई बार, थोड़े ढंग के टेम्परेचर पे 40 वगैरह पे। ओके, इनकी काफ़ी ज़्यादा लो वॉलिटिलिटी, तो काफ़ी हार्ड होते हैं। अगेन ये तीनों एक्सेप्शन है, तो ये तीनों आपको याद रखना है कि भाई ये तीनों और एक यूयूबी, ये इनमें एक्सेप्शनल मेटेलिक कैरेक्टर भी उतना नहीं होता है, प्लस ये ट्रांजिशन मेटल भी नहीं होते, याद रख देगा आप सभी लोग। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, और उसमें आपको डी ब्लॉक के 4 एलिमेंट दे देंगे और उसमें जिंक दे देंगे, तो जिंक होगा उसका आंसर, है ना। तो चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? n-1 D 1 से लेकर 10 NS 1 और 2। ठीक है, तो याद रखिए, कई बार 0 भी हो जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्शन वगैरह के केस में। ओके, ठीक है, इनमें क्रोमियम और कॉपर की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, हाफ फील्ड फुल फील्ड की वजह से, है ना, तो ये सब अपने पढ़ा हुआ है। तो अब नेक्स्ट अपन आती है बात ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन इनको क्यों बोला जाता है वगैरह वगैरह।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिंक के केस में फॉर एग्जांपल क्यों नहीं मानती, क्योंकि इसके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका डी ब्लॉक भरा हुआ है। इसके अंदर अगर आप Zn+ या Zn2+ भी लेते हो ना, तो आपके s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिएगा। तो एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कई बार शायद जेईई मेन वगैरह में आ जाए, है ना, जेईई मेन नीट इनमें आ जाती है कभी कभी बोर्ड वगैरह में। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑब्वियस की बात है, और इसको भी कई लोग हाईलाइट करके पॉइंट बना के पूरा पीले कलर से हाईलाइट करके लिखते हैं। भाई ऑब्वियस की बात है, बता दिया मैंने, ये है ना। अगर एक चीज दूसरे का सबसेट है तो ऑल दिस इज दिस बट ऑल दीज आर नॉट दिस, ठीक है। इसको याद करने की क्या जरूरत है, ये तो ऑब्वियस चीज है। चलो अब अपन इस पे एक नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखते हैं ब्लू कलर में। साइज की अगर अपन बात करें, एटॉमिक साइज वगैरह की, तो कोवेलेंट रेडाई आपका लेफ्ट से जाके राइट तक रिड्यूस होता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रिड्यूस होगा और लास्ट में हल्का सा इंक्रीज और लग जाता है, तो ऐसे जाके लास्ट में हल्का सा इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्राफ अगर अपन बनाए साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर का, ठीक है ना, इस तरह कुछ दिखेगा वो। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नाम करके एक बात आती है कि भाई जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड हो रहे होते हैं न्यूक्लियस पे, तो ये जो होते हैं ये शील्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि भाई साइज लास्ट में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नाम करके भी एक चीज होती है, ठीक है ना। ये चीज पे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप याद रखिएगा इस चीज को। इसके बारे में आप एनसीईआरटी में और पढ़ सकते हैं, ये हालांकि पीरियोडिक टेबल में भी बताया गया था, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये बोलता है कि हम जैसे लेंथेनाइट सीरीज में चाहते हैं, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट एज ईच सक्सेसिव एलिमेंट, द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम सबशेल 4f, as a result the attraction on the electrons by the nucleus increases and this tends to decrease the size, ठीक है। Further, as the new electron is added into f subshell, there is imperfect shielding of one electron by another in subshell due to shapes of f orbital। तो f orbital का शेप की वजह से यहाँ पे फर्क आता है, ये चीज दिमाग में रखनी है। और imperfect shielding होती है, तो f orbitals दो चीज दिमाग में रखनी है और इम्परफेक्ट शील्डिंग, ठीक है। बाकी इसकी थ्योरी में आपको बोल के बता दें कि भाई क्यों होता है, ये दो चीज मेन पॉइंट है, इनको दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। ये जो इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल्स की, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, इम्परफेक्ट ऑर्बिटल्स, इम्परफेक्ट शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है कि काउंटर बैलेंस नहीं हो पाता है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन इन साइज एक होने लग जाता है, इवन दो ज्यादा डिक्रीज इतना नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि आपके जो 5th पीरियड जो है और जो 6th पीरियड है, इनके जो इलेक्ट्रॉन, इनके जो आपके एटम्स होते हैं ना, उनका ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, क्योंकि आपकी एफ ऑर्बिटल जो है वो इम्परफेक्ट शील्डिंग करते हैं, ठीक है। समझे बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई नीचे जाते हैं ना डाउन द पीरियड, तो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा अपने ऑर्बिटल्स, एक नया ऑर्बिट ऐड हो गया। लेकिन क्या होता है एफ ऑर्बिटल इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, तो नीचे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो वो इफेक्ट ओवर भी हो जाता है और इनकी ऑलमोस्ट सेम साइज होती है। तो जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ NB और TA का सेम क्यों होता है रेडियस, ठीक है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस रीजन से होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है ये। इसके कुछ और अपन देखें तो टाइटेनियम का इससे जिरकोनियम और हॉफनियम के ये ऑलमोस्ट रहता है, इसका भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन रीजन रहता है, ये अगर अपन रेडियस की बात करें तो, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी में आपको पूरा इसका ग्राफ व्राफ सब मिल जाएगा वैल्यूज के साथ, अपन वहाँ पे हालांकि बात नहीं करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की बात अगर अपन करें, आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट में एक पीरियड के अंदर, ठीक है ना। और थर्ड वाली जो ट्रांजिशन सीरीज होती है उसका फर्स्ट और सेकंड से हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। ये ग्राफ इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और इसमें अपन कुछ और स्पेशल अगर बातें करें, मैं बोल के आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट 4 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपका ये सब आ गए एलिमेंट्स, केवल थोड़ा थोड़ा ही वेरी करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है आयनाइजेशन एनर्जी की, क्यों, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नीचे वाले होते हैं ना, उनके अंदर भी काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है, ठीक है। और जिंक जो है उसके अंदर कंसिडरेबली ज़्यादा होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें आपकी फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके अलावा मैंगनीज में भी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसमें हाफ फिल्ड 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो यार कि जहाँ पे आपका कोई भी आयन है, जिसके अंदर आयन या एटम है जिसमें फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये इनकी ऑलमोस्ट बराबर होती है, मैं आपको बता ही दी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होता है, वेरिएबल होता है इन लोगों का।
वेरिएबल होता है उसके, देख सकते हैं आप बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे स्पेशली मिडल ऑफ द सीरीज जो होती है ना उसमें काफी सारे हो जाते हैं, जैसे मैंगनीज में +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब के सब शो होते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये देख सकते हैं, और इनके अंदर +1 से भी चेंज होती है वैल्यूज, जबकि पी ब्लॉक में आप देखोगे तो यूजली +2 से ज़्यादा वैल्यूज चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो ये अपन ने जाना, ये अपन ने देखा। कलर की बात अगर अपन करें तो इनके विविड विविड कलर होते हैं, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के कलर्स इनमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए होता है कि इनके अंदर जो एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं ना वो विजिबल रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो डी ट्रांजिशंस जो होते हैं ना वो विजिबल रेंज में होते हैं, इसलिए दिखता है। इनके कलर्स वगैरह आपको याद करने की कोई ज़रूरत, हाँ सॉरी, इनके कलर्स याद करने की ज़रूरत है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ठीक है। तो मैं बोल के आपको बता देता हूँ, जैसे इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज में +2 जो होता है पिंक होता है, +3 स्टेट वायलेट होता है। आयरन के केस में +2 ग्रीन होता है, +3 येलो होता है। कोबाल्ट के केस में +2 पिंक होता है, +3 ब्लू होता है। निकल के केस में +2 मिलता है जो ग्रीन होता है। कॉपर 1 कलरलेस होता है, कॉपर 2 ब्लू होता है और जिंक 2 कलरलेस होता है, ठीक है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम 2 ब्लू होता है, क्रोमियम 3 ग्रीन होता है। स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम 3 कलरलेस होता है। टाइटेनियम आपका 3 पर्पल होता है और टाइटेनियम 4 कलरलेस होता है। वेनेडियम 3 ग्रीन होता है, वेनेडियम 4 ब्लू होता है। तो मैंने आपको बोल के बता दिया, इनको आप लिख के याद कीजिएगा प्लीज, है ना। और टेबल एनसीईआरटी के अंदर को मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हैं। इन कलर्स को थोड़ा याद करना है, स्पेशली बंदे अगर आप जेईई एडवांस वाले हो, क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह कोई ऐसा ट्रेंड दिखता नहीं है खास, ठीक है, कोई इतना खास ट्रेंड है नहीं इसके अंदर। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है इनकी। जैसे ऑस्मियम वगैरह है, इरिडियम है, इनकी तो हाईएस्ट डेंसिटी बोला जाता है जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है। एक आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि Fe जो होता है ना, इसका +2 स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के अगर आप देखोगे ना टेबल्स वगैरह, उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनके अंदर आपको रीजंस पे मिल जाएंगे। तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि यार आप बेसिक लॉजिक से ज़्यादा चलना, कि भाई उनकी वैल्यूज देख लो और देखो कि भाई लॉजिक क्या कहता है, कौन सी स्टेट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई एज सच कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो उनको आप याद नहीं करेंगे कि भाई इनकी वैल्यूज क्या होती है ई नॉट पोटेंशियल्स की, ठीक है। तो अपन ने डेंसिटी वगैरह की प्रॉपर्टीज देखनी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो n-1 डी ऑर्बिटल्स में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब यूँ होता है कि जो D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है उनमें काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनका भाई देखो कोई लॉजिक है नहीं इस चीज़ का देखा जाए तो, बट अपन इस तरह समझ सकते हैं भाई स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चलता है रफली कि भाई मिडल ऑफ द सीरीज में इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, इस तरह से एजी तक जाते जाते काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है भाई, ये आप ध्यान में रख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। और लास्ट वाले जो होते हैं ना आपके जिंक, कैडमियम और ये Hg, इनमें काफ़ी कम इनका देखा गया है। जैसे Hg तो आपका लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर में, तो भाई इनका कोई वो है नहीं, कोई मेमोराइजेशन करके भी मतलब नहीं है। तो मेमोराइज मत करने बैठ जाना कि भाई बैठ के याद कर रहे हो कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बस ये होता है, ठीक है। थोड़े बहुत अपन ने ट्रेंड्स देख लिए। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो ये वाली इक्वेशन बहुत बार बताई गई है, n×n+2 का रूट निकालते हैं, वो आपका आ जाता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इनमें फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह कई बार शो हो जाता है, जैसे कि Fe, कोबाल्ट, निकल जो है, इनमें आपको फेरोमैग्नेटिज्म शो होता है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है, हमें फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अपनी आती है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कैटालिसिस करते हैं ये, जैसे आयरन है वो हिबर्स प्रोसेस में काम आता है, प्लेटिनम आपका ऑस्टवाल प्रोसेस के अंदर काम आता है, ठीक है। निकल आपका हाइड्रोजनेशन में काम आता है। तो बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं इसकी बहुत सारी रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में स्पेशली मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इंटरस्टाइशियल कंपाउंड्स बनाते हैं ये, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था सॉलिड स्टेट के अंदर। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कोई मेटल का लैटिस है, ठीक है, कोई मेटल का लैटिस है कोई अजीबोगरीब, इसके अंदर कोई छोटा सा यहाँ पे कार्बन एटम आता है, जैसे फंस गया, ठीक है, या हाइड्रोजन एटम आके फंस गया, तो ये इंटरस्टाइशियल कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अपन को देखने को मिलती है, VH.56 ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब क्या है कि भाई इनके बीच में आके अपने देखा था ना वो डिफेक्ट्स वगैरह देखे थे सॉलिड स्टेट में, उस तरह का कुछ आप समझ सकते हो, बीच में चीज़ें आके फंस गई हैं, ठीक है। तो ये आप
इस तरह की चीजें कई बार बनाते हैं, ठीक है। एलॉयज एक और प्रॉपर्टी होती है, एलॉयज। एलॉयज बहुत इजीली बनते हैं इन कंपाउंड्स के, आप देख सकते हो बहुत सारे एलॉयज मिल जाते हैं, आपने 9th 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अब अलॉयज की बहुत लंबी चौड़ी सी एक लिस्ट रहती है, ठीक है, जो आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी वगैरह के अंदर या आप ऑनलाइन ढूंढोगे। अब यार वो लिस्ट यहाँ पे बैठ के मैं आपको मेमोराइज करवाऊँ कि भाई इसमें ये होता है उसमें वो होता है, तो कोई उसका सेंस नहीं है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले भरी लिख देता हूँ, जैसे ब्रॉन्ज जो है इसके अंदर कॉपर और टिन होता है, कॉपर इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। ब्रास जो होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर दोनों में, ज जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे जिंक नहीं है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। जो स जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ब्रास नहीं है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। और यहाँ पे भी आपका कॉपर ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है सोल्डर। सोल्डर एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसमें लेड प्लस आपका टिन रहता है। और नेक्स्ट आपका रहता है आर्टिफिशियल गोल्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल गोल्ड। इसमें क्या होता है, आपका कॉपर रहता है 90% और एल्यूमिनियम रहता है 10%, ठीक है। तो कॉपर ज़्यादा रहता है इसके अंदर। तो ये कुछ 4-5 थे जो मुझे लगा भाई कि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको याद करा दिया। बाकी ऐसे तो बहुत सारे एलॉयज है दुनिया में, हज़ारों एलॉयज है, उनको याद करते रह जाओगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं यार, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो पिंक कर लेते हैं, मस्त। हाँ, अब अपन बात करेंगे अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो गाइज अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें बताई ना, उनके बारे में आप एनसीईआरटी से प्लीज़ जाके विचार करना, थोड़ा पढ़ना, उसके बाद आगे बढ़ना, वरना फिर आप अटक जाओगे, ठीक है। इनॉर्गेनिक में बार बार चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप प्लीज़ अभी तक जो था वो वीडियो भले वापस देख लीजिए, एक बार पॉज करिए यहाँ पे और एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वापस यहाँ पे आना, ठीक है, और आगे का याद करना। तो अब यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ की अगर अपन बात करें, आने वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यार सल्फेट्स की, ठीक है, सल्फेट्स। तो सबसे पहला आपका आता है FeSO4.7H2O, ठीक है, जिसको कहा जाता है आपका ग्रीन विट्रियोल। अब भाई ग्रीन विट्रियोल की बात आई है तो कलर भी ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको फेरस सल्फेट बोला जाता है, हरकासिस भी इसको बोला जाता है, हरकासिस। अब स्पेलिंग गलत हो, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो यार क्या कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की होती है, ग्रीन कलर का होता है, पता ही नहीं चल रहा था, यहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है। ये एफ्लोरेस हो जाता है एक्सपोजर ऑफ एयर से। और एनहाइड्रस FeSO4 जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे की जाती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि आप आयरन लीजिए, स्क्रैप आयरन, इसमें H2SO4 डालिए। दूसरा होता है कि FeCO3 के अंदर आप H2SO4 डालिए, ठीक है। तीसरा होता है कि आप Fe2SO4 होल थ्राइस के अंदर केवल आयरन डालिए, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। और लास्ट तरीका ये है कि आप FeS जो है, जो ब्लैक कलर का होता है, उसमें H2SO4 डालिए। तो H2SO4 से मेजर्स की प्रिपरेशन हो रही है और अपना बन जाता है FeSO4, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, प्रॉपर्टीज इसकी एक दो रहती है। तो FeSO4 के अंदर आप डालते हो KCN डालते हो, तो इसमें बन जाता है K4Fe। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्प्लेक्स, ये कई बार आता है जे के अंदर, आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। KCN K2SO4 इसमें एलिमिनेट हो जाता है। इसके अंदर अगर आप H2O डालते हैं और ऑक्सीजन डालते हैं, मतलब बेसिकली एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर, क्योंकि उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों होती है, तो FeOHSO4 बन जाता है, ठीक है, जो ब्राउनिश येलो होता है, ब्राउनिश येलो कलर का होता है, बेसिक फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा कुछ बोल देंगे कि रेडिश ब्राउन कलर, या हाँ ऐसा बोल देंगे कि a reddish brown metal was exposed to H2SO4 and a compound was formed, ठीक है। The compound when treated with moisture leads to a brownish yellow color substance formation। तो बताओ क्या रिएक्शन थी। तो तुम्हें ध्यान में अगर होगा कि भाई येलो, ब्राउनिश येलो ये अपन को था, रेडिश ब्राउन कौन सा हो सकता है यार, अपन आयरन पढ़ा हुआ है अपन ने, तो आयरन अपन ने, ठीक है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर अपन Fe की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रस्टेड होता है, तो रेडिश टाइप्स हो सकता है, ठीक है। उससे अपन ने कुछ FeSO4 वगैरह बना लिया पहले H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के, जैसा अपन ने देखी थी पहली फॉर्मेशन में। हालांकि Fe ओरिजिनली रेडिश ब्राउन नहीं होता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप जंग वंग लगाते हो ना, तब वो रेडिश ब्राउन होता है, वरना वो सिल्वरी ग्रे टाइप्स होता है, ठीक है। बट हालांकि ये तो मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ से आइडेंटिफाई करना होता है कि अच्छा फिर ये बना होगा, फिर इसको अपन ने मॉइस्चर और ऑक्सीजन से एक्सपोज किया, तो अच्छा फिर ये येलोइश ब्राउन बना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में करवा भी रखे हैं, वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
इसके अंदर अगर आप AuCl3 डालते हो तो थोड़ा गैस करो क्या बनेगा, क्या बनेगा सोचो। FeCl3 बनेगा पहला, तो ये तो ऑब्वियस है। Au बनेगा और Fe2SO4 होल थ्राइस इसमें आ जाएगा, तो ये Au यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे यूँ पूछ सकते हैं कि है ना येलोइश कलर्ड मेटल इज फॉर्म स्पार्कलिंग येलोइश। स्पार्कलिंग येलोइश क्या बता रहा है कि गोल्ड बना है, ठीक है ना। सॉरी, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर अपन कराते हैं तो FeOH होल ट्वाइस बनता है, ठीक है, और H2SO4 बनता है और ये एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। इसको हीट करते हैं तो पहले इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, फिर 2 निकल जाते हैं, ठीक है, और FeSO4 केवल बचता है। और बहुत हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो Fe2O3 और SO2 और SO3 तीनों एलिबरेट हो जाते हैं। यूजेज इसके आपको मिल सकते हैं, ब्लू ब्लैक इंक बनाने में काम आता है, डाइंग में काम आता है, इंसेक्टिसाइड में काम आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। फेंटॉन्स रिएजेंट एक होता है जो ये होता है FeSO4 प्लस H2O2, इसको बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट, ठीक है, फेंटॉन्स रिएजेंट, और ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है यार, इससे ज़्यादा रटवा के कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, तो मैं रटवाऊंगा नहीं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ZnSO4.7H2O वाइट विट्रियोल, ठीक है, वाइट विट्रियोल। अब यार ये वाइट कलर का है तो अपन इंक भी वाइट कर लेते हैं, ठीक है, वाइट विट्रियोल इसको बोला जाता है। और ये सब कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ग्रांटेड के लिए मत लेना, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे खासे, क्योंकि उनको पता है जेई वालों को भाई P ब्लॉक S ब्लॉक सब बच्चे याद करके रखते हैं, बच्चे फंसते कहाँ पे D ब्लॉक, क्योंकि इसको कोई क्योंकि लास्ट में होता है, ये सब इग्नोर करके रखते हैं, इससे ही क्वेश्चन पूछते हैं काफी सारे लोग, है ना। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्लोली एफ्रेसिस होता है वाटर एयर से एक्सपोज करने में, और ये MgSO और ये आइसोमॉर्फस होता है एप्सम सॉल्ट के साथ, जो क्या होता है आपका MgSO4.7H2O। प्रिपरेशन कैसे हो सकती है इसकी, जिंक के अंदर H2SO4 डालो, ZnSO4 बनेगा, ZnO के अंदर H2SO4 डालोगे तब भी बन जाएगा, ZnCO3 के अंदर डालोगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें, ZnSO4 इसमें अपन ने सबसे पहले डाला NaOH डालोगे तो ZnOH होल ट्वाइस की व्हाइट PPT बनेगी, ये याद रखना व्हाइट PPT बन रही है, ठीक है। जिंक के कई सारे PPTs व्हाइट टाइप्स होते हैं, इसमें NaOH और डालोगे तो Na2ZnO2 बन जाता है, जो कि एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये आपके उसमें भी काम आ जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह में ये चीज आती है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। NaHSO3 इसमें डालते हैं अगर अपन जैसे, ठीक है, तो ZnCO3 बनता है प्लस Na2SO4 बन जाता है, ठीक है ना। और इसको अगर अपन हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये ZnSO4.6H2O रह जाता है, मतलब अपने पास 7 था ना, 6 रह जाता है, और हीट करते हैं तो ZnSO4 रह जाता है, और ज़्यादा हीट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो ZnO प्लस SO2 रिलीज हो जाता है, सॉरी SO3, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, आई लोशन की तरह यूज़ किया जाता है, डाइंग के अंदर यूज़ किया जाता है। और वाइल्ड पेंट नाम करके एक बंदा होता है, वाइल्ड पेंट जो होता है BAS प्लस ZnSO4, ये बनाने में काम आता है, ठीक है। अब भाई हर इन्फॉर्मेशन लिख के मतलब नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो गए और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। चलो यार, अब काफ़ी सारे कंपाउंड्स हो गए, तो मैं यहाँ पे 2 और कंपाउंड इस वीडियो में करूँगा, उसके बाद मैं आपके वीडियो एंड करके आपको नेक्स्ट वीडियो बोलूँगा, आप उसमें देखिएगा, वरना यार एक के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट भी सही नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉपर सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कलर होता है इसका, याद होगा, ब्लू होता है कलर, इसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। तो विट्रियोल SO4 के लिए एक ओल्ड नेम टाइप्स आप मान सकते हो, वैदिक नाम है एक, ठीक है, तो यूज होता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का है SO4 का कंपाउंड, तो ब्लू विट्रियोल है। ब्लू क्रिस्टलाइन, इसको नीला थोथा बोला जाता है, नीला थोथा, ठीक है। ब्लू क्रिस्टलाइन कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, Cu के अंदर H2SO4 डालो, CuO के अंदर H2SO4 डालो, CuOH होल ट्वाइस के अंदर H2SO4 डालो, ठीक है। नेक्स्ट तरीका होता है मेलेचाइट ओर। मेलेकाइट ओर कौन सा होता है, कलर चेंज नहीं हुआ क्या, हाँ, CuCO3, ये हटाओ यार, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, इसके ये मेलेचाइट और होता है आपका मेलेकाइट, इसके अंदर आप H2SO4 डालते हो तो भी CuSO4 बन जाता है। CuSO4 की तमाम रिएक्शन अपने सामने आती है निकल के। पहला होता है कि यार आप इसमें NaOH या Na2CO3 बनाते हो, डालते हो तो CuOH होल ट्वाइस बन जाता है, जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। याद रखना है आपको NaOH या Na2CO3, ठीक, बंग में आया। नेक्स्ट इसके अंदर अगर अपन जिंक या आयरन डालते हैं तो Cu आ जाता है अपना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिक। Ki इसमें डालते हैं, ठीक है, प्लस
SO2 डालते हैं प्लस वाटर डालते हैं तो इसमें CuI2 बन जाता है, ठीक है, और आपके K2SO4 H2SO4 एलिमिनेट हो जाते हैं। FeSO4 डालते हैं, सॉरी FeSO3 डालते हैं प्लस Ki अगर डालते हैं तो Cu2I2 बनता है, ठीक है, Cu2I2 बनता है, Fe2SO4 होल थ्राइस बनता है और K2SO4 बनता है, याद रखिएगा ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी नॉन कन्वेंशनल हो जाती है। CuSO4 में KHCN डालते हैं प्लस SO2 डालते हैं प्लस H2O डालते हैं तो क्या बनता है CuSCN का वाइट PPT प्लस K2SO4 प्लस H2SO4, ठीक है। इसको अपन हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल पहले जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक दो सारे चले जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, तो CuSO4.H2O बन जाता है। 250 डिग्री पे हीट करते हैं तो CuSO4 पूरा ही चला जाता है और पूरा ही हीट कर देते हैं 750 डिग्री पे तो CuO प्लस SO2 प्लस O2 बन जाता है। इसके यूजेस है अदर कॉपर कंपाउंड बनाने में, देख ही रहे हो कितने सारे कंपाउंड्स मैंने बना लिए, CuI2, Cu2I2, CuH होल ट्वाइस एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोपेटिंग बॉडीएक्स मिक्सचर के अंदर काम आता है, फेलिंग सॉल्यूशन बनाने में काम आता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है और बैटरी के अंदर काम आता है, ठीक है ना। तो ये अपने थे सल्फेट्स। अब अपन ऑक्साइड्स वगैरह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन जिसमें अपन देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना आता है ये वाला कंपाउंड Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। डीप रेड कलर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें इसकी प्रिपरेशन की तो प्रिपरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो ये कि FeOH होता है, इसको आप हीट कीजिए तो पानी निकल जाएगा, Fe2O3 बच जाएगा। दूसरा है FeSO4 को हीट कीजिए तो SO2 और SO3 दोनों निकल जाती है और बचता है Fe2O3। और तीसरा मेथड है कि FeS के अंदर आप ऑक्सीजन पास कीजिए तो SO2 निकल जाती है और O2 और Fe2O3 बन जाता है। Fe2O3 का एम्फोटेरिक नेचर होता है। इसकी रिएक्शंस मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें आप Na2CO3 का फ्यूजन करते हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और NaFeO2 नाम करके एक प्रोडक्ट बनता है, जिसमें अगर आप डालते हो क्लोरीन प्लस NaOH तो इसमें NaCl और H2 तो निकल जाता है और Na2FeO4 बच जाता है, ठीक है। ये Cl2 और NaOH है, थोड़ा यहाँ पे जगह की कमी की वजह से, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH का, अगर पर इसमें फ्यूजन करते हैं ना NaOH का फ्यूजन तो इसमें NaFeO2 वापस से बन जाता है, ठीक है ना। इसमें अगर अपन HCl डालते हैं तो FeCl3 बनता है और इसको अगर अपन हीट करते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो Fe3O4 बन जाता है, ठीक है। ये इसकी मेन रिएक्शंस हो गई। यूजेस होते हैं रेड पिगमेंट की तरह यूज होता है, एब्रेसिव पॉलिशिंग पाउडर और कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। नेक्स्ट आता है अपना ZNO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसको चाइनीज व्हाइट या फिलोसोफर्स वुल भी बोला जाता है, ठीक है। नेचर में जिंकाइट या जिंक और रेड जिंक और की तरह फाउंड किया जाता है। व्हाइट पाउडर होता है, येलो हो जाता है हीट करने की वजह से ड्यू टू चेंज इन लैटिस, जो हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट के अंदर, और इसको अगर कूल करते तो वापस से व्हाइट बन जाता है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और 400 डिग्री सेल्सियस पे सब्लाइम हो जाता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन करने के तरीके तो Zn के अंदर ऑक्सीजन मिलाते तो बन जाता है, ZnCO3 को हीट करते तो बन जाता है, ZnOH होल ट्वाइस को हीट करते तो भी बन जाता है, ZnNO3 होल ट्वाइस से भी ये बन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें H2SO4 डालेंगे तो क्या बनेगा ZnSO4 बनेगा, ठीक है। NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा Na2ZnO2, ठीक है। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक होते हैं ये दोनों। और इसमें अगर अपन हाइड्रोजन डालेंगे 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके तो जिंक इसमें प्योर बन जाता है और H2O इसके साथ रिलीज हो जाता है। व्हाइट पेंट की तरह से यूज किया जाता है, ये टार्निश नहीं होता है इवन इन प्रेजेंस ऑफ H2S, क्योंकि ZnS जो होता है वो भी व्हाइट होता है। रिनवेंस ग्रीन नाम करके एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिएजेंट ZnCOO2, उसकी प्रिपरेशन में काम आता है। कैटलिस्ट की तरह काम आता है मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में और सॉफ्ट रबर बनाने में काम आता है। तो यूजेस और रिएक्शंस और प्रिपरेशन मैंने बता दिया आपको इसकी। नेक्स्ट आता है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, CO। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ सबके नोट्स बनाते जाओ, सबको याद करते जाओ मेरे भाई, वरना बाद में तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। ये ब्लैक ऑक्साइड ऑफ कॉपर है और ये नेचर में फाउंड किया जाता है एज अ ओर कॉल्ड टेनोराइट, ठीक है। इस ओर की तरह ये फाउंड किया जाता है। ब्लैक ऑक्साइड ऑफ कॉपर होता है, ब्लैक पाउडर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और मॉडरेट हीट पे स्टेबल होता है। प्रिपरेशन के लिए क्या क्या तरीके, एक तो Cu2O को हीट करो एट टेम्परेचर लेस देन 1100 डिग्री सेल्सियस, एक होता है CuOH होल ट्वाइस को हीट करो, एक होता है CuNO3 होल ट्वाइस को हीट करो, ठीक है। तो NO2 बन निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है और CO बन जाता है। एक और होता है मैलेकाइट ओर को आप हीट करेंगे तो भी आपको बन जाएगा ये CuCO3 प्लस CuOH होल ट्वाइस
होल ट्वाइस, इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 निकल जाएगा, CuO बन जाएगा। CuO के अंदर अगर अपन रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शन इसमें कौन कौन सी होती हैं? CuO को अगर आप हीट करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो ये Cu2O बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें अगर अपन H+ डालते हैं तो ये Cu2+ बना देता है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर अगर अपन H2 या C या CO डालते हैं तो ये Cu बन जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीज़ अपन समझ गए, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O की अगर अपन बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ब्राउन सॉलिड होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसकी अगर अपन प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन वगैरह की बात करें तो AgNO3 लेते हैं, उसमें NaOH डालते हैं, ठीक है, AgNO3 लेते हैं, उसमें NaOH डालते हैं, इसको अपन, तो इसके अंदर से NaNO3 निकल जाता है, वाटर निकल जाता है और बचता क्या है? Ag2O, ठीक है। Ag2O को हीट करते हैं तो क्या बनता है? Ag+O2 बनता है, ठीक है। इसमें अगर अपन हाइड्रोजन डालते हैं तो क्या बनता है? Ag बनता है। इसके अंदर अगर अपन C2H5Br डालते हैं तो क्या बनता है? AgBr बनता है, और इस समय इथाइल अल्कोहल बाहर निकल जाता है। और इसके अंदर अगर अपन ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें AgBr बन जाता है, ओके, और ये कंपाउंड अपना बाहर चला जाता है, इथाइल, ठीक है, ईथर अपना जो है ये अपना निकल जाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब अपन बात करें इसके यूजेस की, जो टॉलन रिएजेंट में यूज होता है और मिरर की मैन्युफैक्चर में काम आता है। अपन देखेंगे क्लोराइड्स को यार अपन चलो यार ग्रीन कलर ले लेते हैं, कोई रीजन नहीं है, जबरदस्ती ले रहे हैं। FeCl2 की बात करते हैं, FeCl2 की बात करते हैं, ठीक है। अरे क्या लिख दिया ये मैंने, FeCl2 की अगर अपन बात करें, FeCl2 की प्रिपरेशन कैसे होती है? एनहाइड्रस अगर आपको FeCl3 की बात हो रही है, FeCl2 की नहीं, FeCl3 की बात हो रही है, ठीक है। FeCl3 के अंदर अगर अपन बात करें, प्रिपरेशन का एक तरीका होता है FeCl2 लो, उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दो, एनहाइड्रस लेके उसको हीट करो, ठीक है। एक होता है कि Fe के अंदर ड्राई Cl2 डालो और उसको हीट करो, ठीक है। एक तरीका होता है कि FeCl2.6H2 सॉरी FeCl3.2H2O.6H2O में SOCl2 डालो, ठीक है, FeCl3.6H2O में SOCl2 डालो तो भी आपका बन जाएगा। और लास्ट तरीका ये है कि यही कंपाउंड लो और इसके अंदर आप डाल दो ये वाली चीज। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ ये वाली रिएक्शन। तो FeCl3.6H2 के अंदर आप डाल दीजिए यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OMe, यहाँ पे OMe और यहाँ पे भी मिथाइल, ठीक है। ये अगर आप रिएक्शन करेंगे, इसमें एक तो CH3OH निकल जाएगा, एक CH3COCH3 निकल जाएगा और FeCl3 बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो, थोड़ी ऑर्गेनिक टाइप्स की है, ठीक है। तो ये तो था एनहाइड्रस FeCl3 से बनाने का, ठीक है, जिसमें अपना वाटर ऑफ ये हाइड्रेशन है। अगर अपन को अगर अब हाइड्रेटेड FeCl3 बनाना है, पहले अपन एनहाइड्रस बना रहे थे, ठीक है, तो उसमें अपन ने हीट वगैरह किया था ना, तो उसमें जो पानी था वो चला गया था। अब अपन हाइड्रेटेड FeCl3 बनाए, इसमें वाटर भी होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या तरीका है? पहला तो ये कि FeOH होल थ्राइस के अंदर आप HCl डालिए तो आपको हाइड्रेटेड FeCl3 मिल जाएगा। Fe2CO3 होल थ्राइस के अंदर आप HCl डालिए तो भी आपको मिल जाएगा FeCl3। Fe2O3 के अंदर आप डालिए HCl तो भी मिल जाएगा। Fe के अंदर आप HCl डालेंगे और Cl2 डालेंगे तो भी मिल जाएगा। आई नो थोड़ी रिएक्शंस ओवरवेलमिंग हो रही है, बट इसका और कोई इलाज नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। आपको ही बैठ के नोट्स बना के, क्वेश्चंस करके, पॉज करके, रट्टा मार के, NCERT पढ़ के, जैसे भी है ये रिएक्शंस याद करनी है। नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में बोलोगे कि भाई मैंने याद नहीं की, ठीक है ना। तो याद करनी ही पड़ेंगी, ये एफर्ट लगता है वरना नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो डार्क ब्लैक सॉलिड होता है वाइल हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाँ, एनहाइड्रस FeCl3 जो होता है वो डार्क ब्लैक सॉलिड होता है, जबकि जो हाइड्रेटेड होता है ना वो येलोइश ब्राउन होता है, ठीक है। बोथ दोनों के दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड, और ये सॉल्वेटेड स्पीशीज बनाते हैं। और इसको अगर अपन सब्लाइम कर देते हैं तो डायमेरिक गैस बना देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो एक तो इसमें है कि इसको हीट करने पर क्या होता है, FeCl3 अगर एनहाइड्रस से उसको हीट करेंगे ना तो FeCl2 + Cl2 रिलीज हो जाएगी, ओके। और अगर हाइड्रेटेड है कि भाई FeCl3.6H2O जैसे है, उसको अगर अपन हीट करेंगे तो इसमें अलग तरह की रिएक्शन हो जाती है, Fe2O3 बन जाता है, HCl बन जाता है और H2O बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा वियर्ड रिएक्शन हो गया। एसिडिक होता है ये, ठीक है। तो FeH2O होल 6 3+ जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जो बेस की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, तो FeH2O होल 5 OH
2+ ये वाली स्पीशीज बन जाती है और H3O+ यहाँ रिलीज हो जाता है जो एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये, ठीक है। इसके कुछ रिएक्शंस देख लो, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी याद करना। FeCl3 के अंदर अगर अपन डालते हैं SnCl2 तो ये बना देगा, क्या बनाएगा बताओ, SnCl4। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है अपन ने पी ब्लॉक के अंदर कि भाई Sn2+ से 4+ में जाना पसंद करता है, ठीक है ना। और FeCl3 को Fe3+ को 2+ पे जाना पसंद, थोड़ी देर पहले बताया था कि Fe2+ सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को पसंद आ रही है उसमें चले जाएंगे ये दोनों अपनी राजी खुशी। H2S के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, FeCl2 + HCl + सल्फर, ठीक है। SO2 + H2 से रिएक्ट कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, FeCl2 बन जाएगा प्लस H2SO4 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन रिएक्ट कराते हैं KI के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होगा, FeCl2 + KCl + I2, ठीक है। ये अपनी रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं FeCl3 की, ओके, इसकी कुछ और रिएक्शंस अगर अपन देखें, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन थी। अब अगर अपन इसकी बात करें नॉर्मल रिएक्शंस की, तो इसमें अगर अपन डालते हैं Na2CO3 + H2O तो ये बना देता है FeOH होल्थ्राइस + NaCl + CO2, ठीक है। इसमें अगर अपन NOCl डालते हैं तो क्या होता है, NOCl डालते हैं, ये थोड़ा गंदा बन गया, NOCl डालते हैं तो इसमें बन जाता है FeCl3.NOCl, ठीक है। और इसमें अगर अपन NH3 डालते हैं तो क्या बन जाता है, FeCl3.6NH3, ओके। तो एडिशन कंपाउंड इनको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है तो एडिशन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। यूज होता है मेडिसिन की तरह, फेनॉल की डिटेक्शन में यूज होता है, पर्शियन ब्लू डाई बनाने में काम आता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है, जैसा अपन ने देखा ही था। अब अपन चलते हैं, कौन सा कलर में, पिंक लेते हैं, ठीक है। जिंक क्लोराइड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन बात करते हैं हाइड्रेटेड ZnCl2 की प्रिपरेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, ZnO + HCl लेते हैं तो अपने पास बन जाता है ZnCl2.2H2O, ठीक है। इसको हीट करते हैं तो ZnOHCl बनता है और हीट करते हैं तो ZnO + HCl बन जाता है, ठीक है। एनहाइड्रस ZnCl2 के लिए क्या करते हैं, जिंक + क्लोरीन मिलाते हैं, उसको हीट करते हैं तो ZnCl2 बनता है। या फिर क्या कर सकते हैं अपन, जिंक के साथ HgCl2 लेते हैं, इसको अगर अपन डिस्टिल करते हैं तो इसमें से Hg हटा देते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं तो ये बन जाता है। तो ये प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डिलिक्विसेंट होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर अपन इसको रखते हैं तो ये हार्ड मास बन जाता है, जिसको ZnO के साथ मिक्स करने पर एक डेंटल फिलिंग की तरह काम आता है। जब आपके दांत वात में कुछ हो जाता है ना तो डेंटिस्ट अंकल आपके काम कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी खास है नहीं जो हम बताएं, ओके। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आता है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2.2H2O, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड की बात करें, डेलिक्विसेंट कंपाउंड होता है, रेडिली सोल्यूबल इन वाटर होता है, डाइल्यूट होता है, सॉल्यूशन ब्लू होता है इसका, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ग्रीन होता है। इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डालते हैं तो ये येलो हो जाता है। ब्लू कलर होता है इसका क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन इसमें बन रहा है, CuH2O4 2+, ठीक है। CuH2O4 2+ का कॉम्प्लेक्स केटायन इसमें बन रहा है और येलो कलर है क्योंकि ये वाला इसमें कंपाउंड बन जा रहा है जब अपन HCl यूज करते हैं, ठीक है। और ग्रीन होता है जब दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ग्रीन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्लू होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, Cu के अंदर HCl और ऑक्सीजन डालोगे तो CuCl2 बन जाएगा। CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 के अंदर अगर HCl डालोगे तो भी बन जाएगा। CuO के साथ HCl डालोगे वाटर निकल के अपना बन जाएगा। Cu + Cl2 डालोगे एनहाइड्रस बन जाएगा CuCl2। और ऊपर वाले जो तीनों है वो हाइड्रेटेड के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी देख लेते हैं फटाफट से। CuCl2 के अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बन जाता है, CuOH होल ट्वाइस। Cu इसमें मिलाते हो तो CuCl बन जाता है, ओके। SO2 + H2SO4 या SnCl2 डालते हो तो इसमें CuCl बन जाता है, ठीक है। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा था यहाँ पे Cu। NaOH मिलाओगे, अगर NaOH इसमें मिलाओगे अगर आप गलती से या जैसे भी है तो CuOH होल ट्वाइस मिल जाएगा। इसके अंदर CuCl2 और डालोगे, ठीक है, तो आपको CuCl2.3 CuOH होल ट्वाइस की पीपीटी मिल जाएगी जो पेल ब्लू कलर की होती है। तो ये जो स्पेशल तरह की चीजें जो हो रही है ना, ये देखो लास्ट रिएक्शन बताई, ये सब थोड़ा दिमाग में रखना है क्योंकि ऊपर वाली फिर भी आप गैस कर लोगे, लास्ट वाले आप गैस नहीं कर पाओगे कि भाई ऐसा ब्लू कलर का पीपीटी बन जाता है CuCl2.3 CuOH होल ट्वाइस का। और
एक लास्ट चीज इसमें ये भी होती है कि अगर अपन CuCl2 के अंदर डालते हैं NH3.H2O तो अपन को मिल जाता है CuNH3 जो डीप ब्लू कलर का होता है, ठीक। और हीटिंग इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो CuCl2.2H2O को अगर अपन हीट करते हैं तो ये HCl गैस की प्रेजेंस में तो CuCl2 बनता है प्लस H2O मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी अपन ने कुछ बातें करी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर कंपाउंड AgNO3, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है केमिस्ट्री में, काफ़ी सारे रिएजेंट्स में आता रहता है। AgNO3 की रिएक्शंस आपने काफ़ी सारी देखी होगी इवन 9th-10th लेवल पे। लूनर कॉस्टिक इसको बोला जाता है। कलरलेस क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है, सॉल्युबल होता है वाटर एंड अल्कोहल में, 1212 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। काफ़ी पावरफुल कोरोसिव एक्शन होता है स्पेशली ऑर्गेनिक टिश्यू के ऊपर, जो इमीडिएटली ब्लैक हो जाता है अगर उसको प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर मिल जाए तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपनी उंगलियों पर मत गिराना, और कभी भी देखना लैब में कलर्ड बॉटल में स्टोर होता है क्योंकि इसका इस तरह का एक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हेलाइड, फॉस्फेट्स, सल्फाइड्स, क्रोमेट्स, थायोसाइनेट्स, सल्फेट्स और थियोसल्फेट्स जो होते हैं ना, वो AgNO3 के साथ आपका सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, काफ़ी सारे रिएक्शन एक साथ हो गए इस एक स्टेटमेंट से, ठीक है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंट एजेंट कहा जाता है, और अपन उससे काफ़ी सारे ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स वगैरह वो एक होता है ना, जैसे ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने देखा था कि भाई आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों को। अब अपन बात करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है कि उसके अंदर है या नहीं, लेकिन इस तरह की रिएक्शन आपने देखी होगी ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। अगर अपन इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये Ag प्लस HNO3 से होता है। डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो हीट करने पर AgNO3 बन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो AgNO3 के अंदर आप हीट करेंगे बहुत ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर तो AgNO2 बन जाएगा प्लस यू विल गेट O2, ओके। रेड हॉट हीटिंग करेंगे तो Ag प्लस NO2 प्लस O2, तो ये रेड हॉट हीटिंग करने पर NO2 भी बाहर आ जाएगा। इसके अंदर अगर आप NH3.H2O डालते हो, ठीक है ना, तो NH4NO3 और H2 निकल जाता है और Ag2O बनता है जो ब्राउन होता है, ठीक है। Ag2O ब्राउन होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है। और इसमें और आप यही वाली चीज डालते हो NH3.H2O प्लस NH4NO3 डालते हो, मतलब जो निकला ना NH4NO3 वही इसके साथ रिएक्ट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देते हो। तो अगर एक्सेस में अगर अपन डाल रहे हैं ये चीज तो AgNH3 होल ट्वाइस डॉट और NO3 बन जाता है, ठीक है। तो ये वन सेट ऑफ रिएक्शंस थी। नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस अगर अपन देखें तो AgNO3 के अंदर अगर अपन डालते हैं NH3.H2O प्लस C2H2 इथाइलिन, ठीक है, तो ये Ag2C2 बन जाता है प्रेसिपिटेट होके, व्हाइट कलर का सिल्वर एसिटाइलाइड, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन कॉपर या जिंक डालते हैं तो ये Ag बन जाता है, ऑलराइट। इसमें H2O और फोस्फीन, मतलब पानी तो है ही, पानी तो अपना रहता ही है कई जगह पर यार रिएक्शंस वगैरह में। ये दोनों में से कोई कंपाउंड है, दोनों ग्रुप 15 के हैं, ओके। तो क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना। रिएक्शन विद आयोडीन की बात करें, आयोडीन के साथ रिएक्शंस होती हैं इसकी। AgNO3 अगर आप लेते हो एक्सेस के अंदर, उसके अंदर अगर अपन डालते हैं I2 और पानी तो बना देता है AgIO3 प्लस AgI प्लस HNO3 तो बनता ही है। और अगर अपन इसी के साथ और भी ज़्यादा अपन ले लेते हैं आयोडीन, मतलब पहले ही एक्सेस में था लेकिन अब आयोडीन एक्सेस में लेते हैं तो HiO3 बन जाता है और AgI बन जाता है, और HNO3 तो अपना है ही है, ठीक है ना। ये लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह काम आता है, ठीक है। टॉलरेंट रिएजेंट की तरह काम आता है, AgBr बनाने में काम आता है, इंक और डाई की प्रिपरेशन में काम आता है, सिल्वर मिरर बनाने में काम आता है। फोटोग्राफी के अंदर काफी सारा यूज है इस चीज का, तो अपन देख लेते हैं फोटोग्राफी कौन से कलर से करें। यहाँ चलो यार मरून सा कलर ले लेते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी, ऑलराइट। फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है वो एक लाइट सेंसिटिव मीडियम से बनी होती है, सिल्वर सॉल्ट की, ठीक है। AgBr यूजुअली यूज किया जाता है, तो याद रखना है आपको फोटोग्राफी के साथ एसोसिएटेड कौन है, AgBr। यूजुअली यही क्वेश्चन आ जाएगा अगर आएगा तो कि भाई AgBr की फोटोग्राफी में कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड होता है, AgBr, ठीक है ना। तो ये फिल्म मैं आपको थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ। फिल्म इज प्लेस्ड ऑन कैमरा, फोटोग्राफ जब एक्सपोज होती है, लाइट फ्रॉम सब्जेक्ट एंटर्स द कैमरा and it is focused by lens to give a sharp image on the film. The light starts a photochemical reaction by exciting a halide ion which loses an electron. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यही अजीबोगरीब हरकत करके किसी तरह की तो फिजिक्स लगती है, किसी तरह की केमिस्ट्री लगती है और वहां पे फिल्म बन जाती है,
ठीक है ना। तो इसकी अगर अपन अब जहाँ पे रिसर्च नहीं करने बैठ जाएंगे कि भाई वीडियो कैसे बनती है, ऐसे भाई सोचने नहीं लग जाएंगे, वो अपन पढ़ेंगे जब अपन फोटोग्राफी कभी फ्यूचर में कोई परस्यू कर रहा हो या केमिस्ट्री पढ़े, वो बंदा पढ़ेगा। अपने जेई सिलेबस में इतना काम का वो नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि भाई AgBr जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में क्या बना देता है, Ag और Br2 बना देता है, और इससे किसी तरह से रिएक्शन हो जाती है। जो Ag है ये आपकी कहीं ना कहीं उस पर छाप छोड़ देती है, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। फिर अपन इसको फिल्म को डेवलपर सॉल्यूशन में ले जाते हैं, जिसके अंदर यूजुअली क्विनोल नाम करके कंपाउंड होता है जो इसके साथ आपकी Ag डिपॉजिट वगैरह बनाता है। ओके, अब यहाँ पे एक फिक्सर नाम करके कंपाउंड होता है जो आपकी फिल्म को फिक्स करने में काम आता है। अब यार इसकी एग्जैक्ट प्रोसीजर जो है वो आप कहीं आप विकीपीडिया वगैरह से जानना चाहोगे भाई हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी की ऐसा क्यों किया गया, तो आप पढ़ सकते हो, बट वो अपने सिलेबस में सच नहीं है। किसी को और जानना होता है NCERT वगैरह में कोई बक्सा वक्सा मिल जाए, पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। बट रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो इस तरह की है कि जो AgBr है ये क्या करता है, यहाँ पे फिक्सर की तरह जो सोल्यूशन यूज किया जाता है वो होता है सोडियम थियोसल्फेट, जिसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला Na2H2O3। ये रिएक्ट करते हैं और आपका ये कंपाउंड बन जाता है Na, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na3Ag H2O3 होल ट्वाइस प्लस NaBr, ठीक है। तो अब ये जो फिक्सिंग हो गई, इसके बाद इसको अपन डेलाइट में ले जा सकते हैं, उससे पहले डेलाइट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अपन ये Na2H2O3 डालते हैं और अब ये फिक्स हो गया, अब इसको डेलाइट में ले जा सकते हैं, इसको नेगेटिव कहा जाता है। अब अपन लाइट पास करते हैं इस नेगेटिव में ऑन अ पीस ऑफ पेपर कोटेड विद AgBr इमल्शन, और वो डेवलप हो जाता है और फिर अपना फिक्सेशन उसका करके अपनी इमेज बन जाती है। तो अब ये लंबी चौड़ी कहानी थी, मेन चीज जो लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप करते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट की, और इसके लिए सबसे बढ़िया कलर इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, KMnO4। ये सब ने देखा हुआ है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा अपनी लैब वेब के अंदर, KMnO4 पर्पल कलर का होता है। ये प्रिपरेशन इसकी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, KMnO4 पे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बहुत विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, तो ये याद रखना, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन, MnO2 लेते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड पायरोलुसाइड जिसको कहा जाता है, इसमें KOH डालते हैं या K2CO3 डालते हैं। ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं जेई में पहले। इनमें O2 डालते हैं तो H2 और CO2 तो निकल जाता है, और K2MnO4 बनता है जो डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन Cl2 या ओजोन डालते हैं प्लस वाटर या फिर CO2 डालते हैं तो KMnO4 बन जाता है, ठीक है। एक और तरीका KMnO4 को बनाने का कुछ इस प्रकार से रहता है कि Mn2+ लो, इसके अंदर H2OH2- आयन डालो और H2O डाल दो, तो ये अपना KMnO4 दे देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और तरीका है कि आप MnO2 को लो और इसके अंदर आप इसको फ्यूज करो KOH के साथ और इसको एयर या KNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करो, तो सेम प्रोसेस है ऊपर जैसी, बस इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आप जैसे MnO2 ले रहे हो, इसके अंदर अगर आप करते हो फ्यूजन विद KOH ऑक्सीडाइज विद एयर और KNO3, ठीक है, तो मैं KOH लिख रहा हूँ केवल शॉर्ट में, तो K2MnO4 बन जाएगा। K2MnO4 के अंदर अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो KMnO4 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दी भाई प्रिपरेशन करने के तरीके, और इन पे क्वेश्चन आते हैं। ये रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, कलर वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, पर्पल क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मॉडरेटली सोल्यूबल होता है वाटर में रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। इनका अपन शेप की अगर बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका एक, ठीक है, MnO4 2-, ये हो जाएगा आपका मैंगनेट ग्रीन कलर का। अब पर मैंगनेट में क्या होगा, 3 डबल बॉन्ड्स होंगे, ये MnO4- हो गया, पर्पल होता है ये। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, ठीक है, इसमें काफी सारी रिएक्शंस अपन देखेंगे। हीट करने पर क्या होता है, KMnO4 को अगर आपने इसके अंदर रेड हीट किया, ठीक है, रेड हीट किया आपने इसको, तो K2MnO3 प्लस ऑक्सीजन बन जाती है। अगर आपने इसको 750 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे हीट किया तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन बन जाती है। और अगर आपने इसको KOH के साथ हीट किया, ठीक है, तो K2MnO4 प्लस H2O प्लस O2 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन याद कीजिए आप। अब MnO4 2- की रिएक्शन इन डाइल्यूट एल्कलीन वाटर एंड एसिडिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो, ठीक है ना, तो MnO4 2- अगर अपन लेते हैं, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है MnO4-, ठीक है ना, प्लस MnO2 का PPT दे देता है, ओके, और वाटर भी बन जाता है। इसमें अगर अपन H2O डालते हैं तो MnO4- बनता है
प्लस MnO2 का PPT बन जाता है, ओके, और OH माइनस बन जाता है। और इसमें अगर अपन H2O डालते हैं तो MnO4 माइनस तो बनता ही बनता है, प्लस MnOOH होल ट्वाइस का PPT बन जाता है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये MnO4 2 माइनस की रिएक्शन थी। ठीक है ना, तो इनमें MnO4 माइनस बन जाता है। H2SO4 के साथ रिएक्शन की बात करें तो आप H2SO4 अगर लेते हो, अरे H2SO4 लेते हो, इसके अंदर अगर आप KMnO4 एक्सेस में डालते हो, ठीक है, तो इसमें KHSO4 बनता है, प्लस MnO3 होल ट्वाइस SO4 बनता है, ओके, प्लस H2O बनता है। इसके अंदर अपन H2O पास करते हैं, इसके अंदर, ठीक है, MnO3 होल ट्वाइस SO4 के अंदर H2O पास करते हैं, तो ये Mn2O7 बना देता है, जो एक एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है ये। और H2SO4 बनती है, जो फर्दर अपन को क्या दे देता है, MnO2 प्लस ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग किस तरह का होता है। और अगर अपन एक्सेस में नहीं लेते, नॉर्मल KMnO4 ले लेते हैं इसमें, तो ये K प्लस देता है, प्लस MnO3 प्लस देता है जो ग्रीन कलर का होता है, प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, कलर वलर सब याद रखना किसका क्या होता है। ठीक है, जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ, बाद में फिर नहीं मिलेंगे, फिर तुम भूल जाओगे। जब भी कलर बोल रहा हूँ, कोई रिएक्शन बोल रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, उसको लिखो, ओके। टाइप करके नोट्स हम दे दें आपको, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, शॉर्ट नोट्स तो ऐसे आप देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप NCERT में जाओ और खुद से चीजें लिख के एक बार आप करो, ताकि यार आपके दिमाग में रजिस्टर हो चीज, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिमाग में घुसा लो इसको। ये एल्कलीन, न्यूट्रल और एसिडिक तीनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, मिक्सचर अगर अपन लेते हैं सल्फर, चारकोल और KMnO4 का, तो एक्सप्लोजिव पाउडर बन जाता है। ओके, इस तरह की बहुत सारी और भी है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 के साथ एकदम से आंख पकड़ लेता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो न्यूट्रल एंड एल्कलीन मीडियम के अंदर ये वाली रिएक्शन शो करता है आपका परमैंगनेट आयन। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक। लेकिन अगर अपन इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, अगर अपन ऐसी रिएक्शन कराते हैं इसकी जगह, तो ये MnO2 का ब्राउन PPT दे देता है। ठीक है, ब्राउन PPT दे देता है, और इसके अंदर से 2 ऑक्सीजन और धीरे धीरे निकलती है, और ये MnO4 2 माइनस बना देता है। ठीक है ना। और अगर अपन एसिडिक मीडियम लेते हैं, ठीक है, अगर अपन एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो उसमें ये वाली रिएक्शन शो होती है। अगर H प्लस प्रेजेंट है तो ये वाली रिएक्शन शो होगी। ठीक है, और ये सब आपने कहीं ना कहीं की होगी लैब में, मतलब पूरा भरोसा, इतना तो भी कराते हैं सब जगह। और इसके अंदर आपका जो एन फैक्टर है एसिडिक में, वो 5 होता है। ठीक है, तो याद रखना। रिएक्शंस ऑफ KMnO4, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी दबा दबा के रिएक्शंस हैं, तो आप याद कीजिए उनको। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन ये होती है कि आप KMnO4 जैसे लेते हो, इसके अंदर अगर अपन एल्कलीन या बेसिक मीडियम के अंदर KI डालते हैं, तो इसमें KiO3 बनता है, प्लस MnO2 बनता है। इसके अंदर अपन H2H डालते हैं तो S प्लस MnO2 बनता है। ओके, और इसके अंदर अपन और भी रिएक्शंस देखते हैं। अगर अपन इसमें SO2 डालते हैं तो इसमें SO4 2 माइनस चला जाता है, Mn2 प्लस बनता है। और ये सारी रिएक्शन जो मैं लिखने वाला हूँ सब में Mn2 प्लस बनता है। इसमें अगर अपन KI डालते हैं, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो रही थी, ये एल्कलाइन मीडियम की थी H2S तक। इसके नीचे वाली सारी अपन एसिडिक मीडियम में करेंगे। KI डालेंगे तो Mn2 प्लस बन जाएगा, H2S डालेंगे तो सल्फर निकल जाएगा, Mn2 प्लस बन जाएगा, Fe2 प्लस डालेंगे तो Fe3 प्लस निकल जाएगा और Mn2 प्लस बन जाएगा। H2O2 डालेंगे तो भी Mn2 प्लस बन जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। NO2 माइनस डालेंगे तो भी Mn2 प्लस बन जाएगा, NO3 माइनस निकल जाएगी। और ऑक्सीलेट आयन डालेंगे, C2O4 2 माइनस डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, Mn2 प्लस बन जाएगा। तो ये बहुत सारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ये रिडॉक्स रिएक्शन से आपको याद होनी चाहिए, सारी मैंने नाम बता दिए। ठीक है ना। इसमें अगर अपन K2MnO4 की रिएक्शंस को अगर देखना चाहें, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिएक्शंस मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा लग रही होंगी कुछ बच्चों को, तो मैं कहूँगा भाई NCERT में जो दी हुई उतनी तो एटलीस्ट याद कर ही लेना। और मेरे को यहाँ पे बताने का वो मेरा बनता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिएक्शन कम बताऊँ और वो JEE में आ गई तो फिर वो तो गलत है ना। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से थोड़ी ज़्यादा ही बताऊँगा, आप एटलीस्ट NCERT याद करेंगे। ठीक है, तो K2MnO4 के अंदर अपन Cl2 डालेंगे तो क्या बनेगा, हाँ Cl2 डालेंगे क्या बनेगा, KMnO4 बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो भी KMnO4 बन जाएगा। MnO2 को अगर अपन हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH प्लस KClO3 तो अपना ये प्रिपेयर हो जाता है K2MnO4।
ठीक है। इसमें अगर अपन H+ डालेंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में इसको ले जाएंगे तो MnO2 बन जाएगा प्लस KMnO4 बन जाएगा। ठीक है। इसके अंदर अपन डाइल्यूट एल्कलीन डालेंगे तो ये बन जाएगा OH- प्लस MnO2 प्लस KMnO4। ठीक है। तो H+ और डाइल्यूट एल्कलीन दोनों के अंदर KMnO4 और MnO2 बन रहे हैं। और इसके अंदर अगर अपन H2O डालेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे तो OH- बन जाएगा प्लस MnO2 बन जाएगा प्लस KMnO4 बन जाएगा। ठीक। इसके यूजेस बहुत सारे हैं यार। यूजेस हैं इसके, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम होता है, लेबोरेटरी इंडस्ट्री में देखा हुआ ही अपन ने। एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट को बायर्स रिएजेंट बोला जाता है, बेयर्स रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर अनसैचुरेशन का टेस्ट। ठीक है। ये सैकरिन, बेंजोइक एसिड, एसिटाइलडिहाइड की प्रिपरेशन में भी काम आता है। KMnO4 is used in qualitative analysis for detecting halides, sulfides and oxalates etc. ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बता दिए हैं काफी सारे। अब एक और आता है आपका K2Cr2O7, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है। और यहाँ पे अपन रेडिश ऑरेंज कलर यूज करेंगे क्योंकि इसका कंपाउंड का कलर भी यही है, ताकि आपके दिमाग में आ जाए यार कि भाई इसका कलर ये होता है। और ये दोनों कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस पूरे चैप्टर में कुछ भी याद नहीं करने वाले हो ना, तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था ना इनकी प्रॉपर्टीज का, एक तो वो याद कर लेना और एक KMnO4 याद कर लेना और K2Cr2O7 याद कर लेना। अगर कुछ भी याद नहीं करने वाला तो ये याद करना। ठीक है। तो K2Cr2O7 की रिएक्शंस की अपन बात करें तो क्रोमाइट और को अपन रोस्ट करते हैं तो ये बन जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस के रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर रिएक्शन होती है। मैं लिख देता हूँ क्या रिएक्शन है। तो FeO लेते हैं, FeO.Cr2O3 के अंदर अपन डालते हैं Na2CO3। इसको रोस्ट करते हैं अपन एयर की प्रेजेंस में। ठीक है। तो ये बना देता है आपका, मैं यहाँ पे हीट का साइन लगा रहा हूँ, हालांकि ये रोस्टिंग है। Na2CrO4 बनाता है जो येलो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, येलो कलर का होता है, याद होना चाहिए। इस पे JEE एडवांस में n नंबर ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं, JEE मेन में n नंबर ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड में भी n नंबर ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। नीट वीट सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। प्लस Fe2O3 भी इसमें बन जाता है, प्लस CO2 इसमें रिलीज हो जाती है। अब अपन Na2CrO4 के अंदर H2SO4 डालेंगे तो ये बना देता है Na2Cr2O7 विच इज ऑरेंज इन कलर, प्लस Na2SO4 जो क्रिस्टलाइज हो जाता है और H2O बन जाता है। इसमें अपन KCl डालते हैं तो क्या होता है, KCl डालने पर K2Cr2O7 बन जाता है, जो अपना फाइनल अपन को कंपाउंड चाहिए था वो है, जो होता है अपना ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन होता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 398 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भाई ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो कौन याद रखेगा इसका। क्रोमेट आयन की अगर अपन देखें स्ट्रक्चर इस तरह की रहती है। डाइक्रोमेट की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरह की रहती है। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दो, 2 - इसका टोटल रहता है। अब वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसमें देख सकते हो, मतलब जितने माइनस साइन है उतने आपके ऑक्सीजन लगाने हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें आपको दिखती है, अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं। एसिडिक मीडियम के अंदर अपन रिएक्शंस अगर देखें तो K2Cr2O7 के अंदर H2O2 डालने पर मिलता है अपन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड CrO5, जिसकी आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या एक अजीब सा कंपाउंड है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई बताओ इसमें कितनी साइकिल्स है फॉर एग्जांपल, या बताओ इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं, या इसकी जो भी चीज़ें। तो ये CrO5 का स्ट्रक्चर होता है, दिमाग में रख लेना, थोड़ा बहुत आसान सा यार, याद रहेगा ये। ओके। ये Cr2O7 है। इसमें अगर अपन ऑक्सीलेट आयन डालते हैं तो ये Cr3+ में बन जाता है। मैं सारी बता देता हूँ कौन कौन से को ये ऑक्सीडाइज, सॉरी यहाँ पे ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख सकते हो। ऑक्सीलेट आयन को ये कर देगा ऑक्सीडाइज CO2 के अंदर, Na2SnO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा Na2SnO3 के अंदर, NO2- को कर देगा NO3- के अंदर, SO3 2- को कर देगा SO4 2- के अंदर, H2O3 2- को कर देगा S4O6 2- के अंदर, Ki को कर देगा आयोडीन के अंदर, और Fe2+ को कर देगा ये Fe3+ के अंदर। तो ये सारी रिएक्शंस में होती है रिडॉक्स वाली, आपको याद रखनी है सारी की सारी। ओके। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, Na2Cr2O7 जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, लेकिन K2Cr2O7 नहीं होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं ताकि इसमें एरर कम आए लेबोरेटरी, क्योंकि पानी वगैरह एब्जॉर्ब वगैरह करेगा नहीं है। हीट करने पर क्या होता है, Cr2O7 2- को हीट करेंगे ना तो K2Cr O4 बनेगा, प्लस
सॉरी Cr2O3 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। KOH अगर डालेंगे तो CrO4 2- बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, और ये CrO4 जो है येलो है। CrO4 के अंदर अपन H+ डालेंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में ले जाएंगे तो ये HCrO4- बनाएगा। इसको फर्दर अपन देखेंगे तो ये इस तरह का इक्विलिब्रियम शो करता है। Cr2O7 2- के साथ इक्विलिब्रियम इसका रहता है, ठीक है ना। दोनों के दोनों इसमें एग्जिस्ट करते हैं, Cr4 2- Cr2O7 2- दोनों के दोनों इसमें इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और इंटर कन्वर्टेबल होता है बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जैसे आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना। इन एल्काइन सॉल्यूशन क्रोमाइट आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एसिडिक के अंदर डाइक्रोमेट होते हैं, जो आपको दिख ही रहा होगा। ऑलराइट, तो क्रोम एलम नाम करके एक सब्सटेंस होता है, उसकी अगर अपन प्रिपरेशन देखें नेक्स्ट, तो आप क्या करते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं, उसमें H2SO4 डालते हैं, उसमें SO2 डालते हैं और पानी लेते हैं, उसको हीट करते हैं लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस। तो K2SO4.Cr2SO4 होल थ्राइस .24H2O, ठीक है। तो ये एक चीज है अपनी। अब यहाँ पे एक दो इंटरेस्टिंग चीजें आपके यहाँ पे आती हैं, ठीक है, कि आप अगर नाइट्राइट्स लेते हो उसको नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, आर्सेनाइट्स को आर्सेनेट्स में कर देता है, HBr को Br2 में कर देता है, HI को I2 में कर देता है, एटसेट्रा। और एक और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रिएक्शन यहाँ पे हैं। एक है K2Cr2O7 के अंदर अपन चारकोल डालते हैं, कार्बन यानी, तो ये Cr2O3 प्लस K2CO3 प्लस CO बना देता है। तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसमें थोड़े अलग कंपाउंड बन रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के रिएक्शन अभी तक दिखे ही नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा, तो याद रखना है ये। अब नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर इस चैप्टर में एक रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए तो ये वाली है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जितनी भी एग्जाम है, कोई सा भी उठा लो, नीट उठा लो, जेई उठा लो, सब में आएंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। Cl- लेते हो, उसमें डालते हो Cr2O7 2-, उसमें डालते हो H+, CrO2Cl2 नाम करके प्रोडक्ट बनता है जो डीप रेड कलर का होता है, ठीक है। इसमें OH- डालते हो, CrO4 2- बनता है, ओके, प्लस Cl- बनता है, प्लस H2O बनता है। इसमें अगर आप Pb2+ डालते हो, PbCrO4 बनता है जो येलो कलर का होता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप Ag+ के साथ रिएक्ट कराते हो तो देखो क्या होता है, Cr2O7 जो होता है 2- कॉन्सेंट्रेटेड, इसको अगर आप Ag+ के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये Ag2Cr2O7 बनता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है रेडिश ब्राउन। इसको अगर अपन H2O के साथ बॉईल करते हैं तो Ag2CrO4 बन जाता है, और CrO4 2- इसमें बन जाता है, और यहाँ पे H+ बन जाता है। और इसके अंदर अगर अपन Ba2+ डालते हैं और H2O डालते हैं, पार्शियल प्रेसिपिटेशन कराते हैं, तो BaCrO4 का प्रेसिपिटेट बन जाता है प्लस H+ बन जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन और रिएक्शन देखें, Cr2O7 2- प्लस Ba2+ प्लस H2O का इक्विलिब्रियम इसमें शो होता है यहाँ पे BaCrO4 के साथ और H+ के साथ, और इसकी PPT बन जाती है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है तो प्रेसिपिटेशन कम होता है, लेकिन अगर NaOH या CH3COO Na जैसा यूज होता है तो प्रेसिपिटेट अच्छा बन जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा बनता है। K2Cr2O7 की अगर अपन बात करें यूजेज में, तो ये वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट की तरह यूज होता है, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट्स की एस्टिमेशन में काम आता है, ऑक्सिलिक एसिड, फेरेसाइन, आयोडाइन एटसेट्रा में प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह है। प्रिपरेशन ऑफ सेवरल क्रोमियम कंपाउंड सच एज क्रोम एलम, क्रोम येलो, क्रोम रेड, जिंक येलो एटसेट्रा। डाइंग में काम आता है, क्लींजिंग एजेंट में काम आता है क्रोमिक एसिड के फॉर्म में, लेदर इंडस्ट्री में काम आता है एटसेट्रा, एजो कंपाउंड बनाने में, ठीक है। तो ये था अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो लास्ट सेक्शन है पीरियोडिक टेबल का और इनऑर्गेनिक का भी, और ये केवल जेईई मेन में आता है, अच्छी बात ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है फटाफट से बताएंगे, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा पोर्शन है नहीं, ये एनसीईआरटी में भी बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक कर रखा है डिस्कस, क्योंकि क्या है कि यार एफ ब्लॉक के अंदर जो एक्टिनाइड्स है वो तो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादातर, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको भी, वो भी काफ़ी रेयरली ही पाए जाते हैं, तो इतनी इनकी स्टडी हुई भी नहीं है और अपनी 11th-12th लेवल पे अपन करते भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो N-2 F सेल में सब सेल में जाता है, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में अलग से होते हैं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी थ्योरी बोलूंगा, आप थोड़ा सुनना, थोड़ा लिखना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखूंगा, बाकी आपको एनसीईआरटी तो पूरी याद करनी ही है।
जेई मेन के लिए। सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट हैवी मेटल्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज +3। टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 28 होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपन बात करें तो लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है थर्ड वाला। थर्ड के अंदर अपन 32 एलिमेंट्स मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके 14 लेंथेनाइड और 14 एक्टिनाइड्स भी अपने होते हैं, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ग्रुप होता है ना, ग्रुप 3 लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है, 32 एलिमेंट्स उसके अंदर, क्योंकि 14 लेंथेनाइड 14 एक्टिनाइड उसके अंदर काउंट अपन करते हैं। कौन कौन से अपन करते हैं थर्ड के अंदर? एक तो SC, लेंथेनम, एक्टिनियम और सारे के सारे लेंथेनॉइड CE से लेके LU तक, और एक्टिनाइड्स कौन कौन से? TH से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक है, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। तो ये टोटल 32 एलिमेंट्स जो ग्रुप 3 में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी होती है ये 4f1 से 14, ये लेंथेनम सीरीज के लिए। 6s में 2 होता है, 5d में 0 या 1 होता है, 4f में 1 to 14 होते हैं, ऑलराइट। और एक्टिनाइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी 5f 1 to 14, 6d 0 और 1 एंड 7s 2, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक टर्म होती है, वो क्या होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच ऑल 3 सेल्स दैट इज अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड प्री और एंटी पेनल्टीमेट, द n-1 और n-2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। जैसे कि सीरियम को देखो, ठीक है, सीरियम के अंदर देखो तो इसके अंदर आपके सारे के सारे जो शेल्स हैं तीनों की तीनों इनकम्प्लीट आपके रहते हैं, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है अपना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको अपन ये भी बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। मोस्टली आपके सारे ही इनर ट्रांजिशन में आते हैं। जैसे पहले देखा ना ट्रांजिशन मेटल कह रहे थे डी ब्लॉक को, वैसे ही इसमें 2 सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज जो CE सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक रहती है। तो इसके अंदर आपके रेयर अर्थ एलिमेंट को कहा जाता है फर्स्ट सीरीज को, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली मिलते हैं अर्थ के अंदर। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सीरियम है, लेंथेनम नहीं है। लेंथेनम आपका लेंथेनाइड सीरीज के अंदर नहीं आता है, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। आपका फर्स्ट एलिमेंट CE से चालू होता है, इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल के अंदर जाता है, और ये 6th पीरियड और 3rd ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रोमीथियम जो है वो अकेला ऐसा लेंथेनाइड है जो सिंथेटिक और रेडियो एक्टिव होता है। थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो है वो आपके हो जाते हैं एक्टिनाइड सीरीज, ओके। इसके अंदर ये सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव रहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट थोरियम है, एक्टिनियम नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल के अंदर जाता है, 7th पीरियड है, 3rd B ग्रुप है, रेडियो एक्टिव नेचर होता है इनका। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए इसके? फर्स्ट 3 एलिमेंट्स अगर अपन देखें, थोरियम, ओके, Pa और यूरेनियम, ये जो है ये नेचर में आपको मिल जाते हैं। बाकी जितने भी है वो आपको सिंथेटिकली बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ट्रांस यूरेनिक एक्टिनाइड जितने भी है वो मैन मेड होते हैं, नेपच्यूनियम से लेके आपके लॉरेंशियम तक, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है। ये यूरेनियम से हैवी होते हैं और इनको न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाया जाता है। इसके बाद जितने भी आते हैं लेंथेनाइड्स जो है इनकी आपको टेबल आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी वगैरह में, आप देख सकते हैं इनकी टेबल में कि इनकी कितनी क्या वैल्यूज होती है रेडियस की, आपको ट्रेड्स वगैरह देखने हो तो। लेकिन अगर अपन जनरल अगर अपन बात करें एटॉमिक रेडियस की, जैसे अपन बात करें प्रॉपर्टीज की, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की अगर अपन बात करें कि भाई क्या ट्रेंड रहता है, आप इनकी एनसीईआरटी में जरूर टेबल और ग्राफ्स देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें इंसाइट मिलेगा। ओवरऑल डिक्रीज जो होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिशियम, एक डिक्रीज ओवरऑल देखा गया है, ठीक है ना। लेंथेनम से ल्यूटिशियम के अंदर अपन जाते हैं, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है ना, तो आपका उल्टा इफेक्ट और ज्यादा पड़ता है। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो मेंबर ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं वो वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ सेकंड सीरीज रहते हैं। तो ये आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात की भाई कुछ नया बता दिया हो। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें लेंथेनम 3 और La3 और Ln3 कंपाउंड जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी +2 और +4 स्टेट भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई लेंथेनम सीरीज के अंदर लेंथेनाइड सीरीज के अंदर सबसे एक्टिव कौन सा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, तो +3 आपको बोलना है, ठीक है। तो इसके अंदर वही आपकी फुली फॉर्म्ड और हाफ फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब जब आया तो आप स्टेबिलिटी वगैरह का देख सकते हो, ठीक है ना, ये अपन देख सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लेंथेनम की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अपन लेंथेनाइट्स की,
आई थिंक मैंने लैंथेनम बोल दिया था अभी, सॉरी, लैंथेनाइट्स की बात करें, ऑल लैंथेनाइट्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल एंड टार्निश रैपिडली इन एयर। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछे कि यू आर गिवन अ मेटल विच इज वाइट सॉफ्ट एंड इट टार्निशेस रैपिडली इन एयर, विच बिलोंग, कौन से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो सकती है, तो आप मैच करो कि हाँ यार ये अपन ने लैंथेनाइट्स के अंदर पढ़ा था, तो ये लैंथेनाइट कंपाउंड है, सॉरी लैंथेनाइट एलिमेंट है। और फिर आप देख लो कि भाई क्या पूछा है आपको, उसके साथ जवाब दे दो, है ना। हार्डनेस इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ। सेमेरियम स्टील हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका 1000 to 1200 केल्विन रहता है। टिपिकली मेटालिक स्ट्रक्चर इनकी रहती है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहती है। डेंसिटी और बाकी प्रॉपर्टीज की स्मूथली चेंज होती है, ओके, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन लाइक यूरोपियम एंड यटरबियम एटसेट्रा। वाईबी, आई थिंक वाईबी का वेटरबियम नहीं है, उसका फुल फॉर्म आपका रहेगा वाईबी का, अगर अपन देखें तो हाँ यटरबियम ही है, सॉरी। ठीक है, इनके ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस कई बार कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट और एक्वा स्टेट के अंदर भी। कलर ऑफ दिस आयन आपके एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। तो वही इसकी जो ट्रांजिशन होती है वो आपकी उस रेंज में होती है जहाँ पे यार आपका विजिबल रेंज रहता है, ठीक है ना। अगर अपन रिएक्शंस देखें ना लैंथेनाइड्स की, अगर अपन इनकी देखें तो काफ़ी कॉमन सी रिएक्शन इनकी रहती है। जैसे कोई लैंथेनम लो, ठीक है, इसको अगर आप हेलोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये LnH2O के साथ तो ये बना देगा LnOH होल थ्राइस, ठीक है। अगर आप इसकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते तो LnN बना लेगा, ठीक है। सल्फर के साथ रिएक्शन करो Ln2H3 बना लेगा, तो वही है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कर दो Ln2O3 बना लेगा। तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली आपकी रहती है लैंथेनाइट्स की सारी, ओके। तो स्टार्टिंग के अंदर उनकी जो रिएक्शंस होती है वो कैल्शियम से सिमिलर होती है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो एल्यूमिनियम की तरह ज़्यादा रिएक्ट करती है, जैसे कि आप देख ही रहे हो इसके अंदर, ठीक है। तो इनका अगर अपन यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है एलॉय स्टील बनाने में, ओके। इनका एक और जो बहुत वेल नोन एलॉय है वो मिक्स्ड मेटल है, जिसमें लैंथेनाइट मेटल और आयरन होता है, ओके। तो ये आपके बुलेट शेल वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये इसकी कुछ यूजेस हैं आपके। अगर अपन बात करें सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइट्स, तो इसके जो मेटल्स होते हैं वो, मतलब जो लैंथेनाइट मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक वो यूजली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं, लैंथेनाइट मेटल्स जो होते हैं वो यूजली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जो कार्बाइड्स होते हैं उनको अपन बना सकते हैं बाय हीटिंग विद कार्बन। तो इसमें ये जो मैंने रिएक्शंस लिखे रिप्रेजेंटेटिव है, अलग अलग लोग अलग तरह की बना देते हैं रिएक्शन से। Ln3C भी बनता है, Ln2C3 भी बनता है, ठीक है, LnC2 भी बनता है। तो डिपेंड करता है कौन सा लैंथेनाइड आपने लिया है। हाइड्रोजन ये लिबरेट कर देते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ और हेलोजन के साथ फॉर्म करते हैं हैलाइड, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोमिनेंट है। M2O3 वाले ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड MOH होल थ्राइस बनाते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की तरह, ठीक है ना। तो ये कुछ डिस्कशन था, आई नो बहुत ही इनकम्प्लीट, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही एक वेग सा डिस्कशन था, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा स्टडी की भी नहीं गई है जितना लेट से P ब्लॉक या S ब्लॉक के आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत ही रेयर कंपाउंड का नाम में ही रेयर है ना। तो इसको 11th 12th पे इसीलिए जे एडवांस होने तो इसको सिलेबस तक में नहीं डाल रखा है। ऑल राइट, तो आपको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा NCERT जाके पूरी रट लेना इस चैप्टर की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिनाइट्स की, जिसमें मैं रेड कलर चलो कर लेते हैं। एक्टिनाइट्स, ठीक है। एक्टिनाइट्स जो होते हैं ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। इसके अंदर आपके इसके नाम वाम आप देख सकते हो, जो भी आपके इंसर्ट में मिल जाए भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं, रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ होती है अर्लियर मेंबर्स की, लेटर की हाफ लाइफ काफ़ी छोटी होती है, 1 दिन या 3 मिनट होती है। तो इसलिए क्या है कि भाई अब तुम एक बात बताओ कि भाई तुम्हारे पास लॉरेंशियम है, उसकी हाफ लाइफ 3 मिनट है, मतलब अगर तुमने उसका 1 किलो लिया है तो वो आधा रह जाएगा, आधा किलो रह जाएगा 3 मिनट बाद। तो सोचो भाई कि अर्थ कितना पुराना हो गया है। तो लॉरेंशियम वगैरह एकदम बहुत ही, मतलब 1-2 एटम बचे हैं इसकी, इस तरह से आप सोच सकते हो। तो इसको बहुत ही नैनोग्राम क्वांटिटीज में ही बनाया जा सकता है, स्टडी इनकी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी स्टडी बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम कवरेज आपको मिलेगा कहीं भी, किसी भी बुक में जाओगे ना, JDD वगैरह में भी जाओगे, बहुत ही कम कवरेज किया हुआ है इन टॉपिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7s2 होती है, ठीक है, और इनकी वेरिएबल ऑक्यूपेंसी रहती है 5f और 6d सबशेल्स की। तो इनकी इरेगुलरिटी भी थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है ना।
वो डिपेंड करता है कि भाई वो F0 F7 या F14 ऑक्यूपेंसी हो जाए तो हाफ फेल्ड फुली फेल्ड वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन अमेरिकन की बात करें, ठीक है ना, तो इसकी अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कुछ इस तरह की रहती है, रेडॉन, ठीक है, 5F7 7S2, ठीक है, तो ये होता है। और 5F ऑर्बिटल 4F ऑर्बिटल से काफ़ी रिसेंबल करते हैं एंगुलर पार्ट में, लेकिन वो इतने बरीड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 5F इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो बॉन्डिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 4F। तो ये जस्ट एक फैक्ट था, मैंने बता दिया आपको। आयनिक साइजेस की बात करें, ठीक है, साइज की अगर अपन बात करें, साइज में क्या होता है, जनरल ट्रेंड ये देखा गया है कि लैंथेनाइट्स के अंदर कि वो जो आपका ट्रेंड है वही एक्टिनाइट में भी कॉपी होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है अक्रॉस द सीरीज। इसको एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो, मतलब वैसे ही जैसे लेंथेनाइट बोला था वैसे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ये इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि 5F इलेक्ट्रॉन जो है वो और भी कम बेकार शील्डिंग कर रहा है, मतलब 4F का भी बाप है 5F, तो इसलिए और कम शील्डिंग हो रही है, तो इसलिए और आप कह सकते हो डिफरेंस ज्यादा रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि 5F 6D और 7S की काफी कंपेरेबल एनर्जी होती है। तो इसमें जैसे प्लूटोनियम वगैरह जो है उनके +3 +4 +5 +6% सारे स्टेट मिल जाते हैं, तो इसमें अलग अलग स्टेट होते हैं। तो थोरियम के अलावा +3 सब शो करते हैं, ठीक है, थोरियम का केवल +4 होता है। तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हो। अब देखो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने लैंथेनाइट्स के अंदर भी आपको कुछ बातें बताई थी, कुछ नहीं भी बताई थी, क्योंकि अब इन डेटा के अंदर अपन जाके बातें करें कि भाई किसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसकी एक टेबल आपको मिल जाएगी, उसको आपको याद ही करना, सब कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके सबका लिख दूंगा कि भाई इसका +3, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो आप प्लीज जाइए और इस टेबल वगैरह को याद कीजिएगा। जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज है वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनाइट्स की अगर अपन करें, ठीक है, मतलब लैंथेनाइट्स और इनकी कंपैरिजन, तो एक्टिनाइट मेटल सारे सिल्वरी होते हैं, ठीक है, बट डिस्प्ले अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी होती है क्योंकि उनका मेटेलिक रेडियाई काफी वेरी करता है, जो काफी ज्यादा बड़ा होता है लैंथेनाइट कंपैरिजन में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, स्पेशली जब फाइन डिवाइडेड होते हैं। बॉइलिंग वाटर अपन उसमें डालते हैं तो उससे ऑक्साइड और हाइड्राइड का कॉम्बिनेशन बनता है, ओके, और मोस्ट नॉन मेटल के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे कॉम्बिनेशन दे देते हैं। HCl और बाकी एसिड जो HCl जो है एसिड, वो मेटल को अटैक कर देता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रिक एसिड अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि उस पर क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है और एल्कलाइड का कोई एक्शन नहीं होता एक्टिनाइट्स के ऊपर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है लैंथेनाइट से। ऑल्दो जो वेरिएशन होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वो लैंथेनाइट से ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन ज़्यादा आपकी वैल्यू होती है एक्टिनाइट्स की। अगर आप मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन वगैरह की बातें करो, मतलब जो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और ये सब चीज़ें होती है ना, बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हालांकि एक अलग क्वांटिटी है, तो वो सब डिफरेंट होती है। तो ठीक है, आप देख सकते हो जो भी है इसका, ये बस एक फैक्ट्स है, आपको मैं सुना रहा हूँ, आप जो चीज़ें इम्बाइब कर पा रहे हो उनको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। एविडेंट इसमें आपको एक चीज हो जाएगी, इनका बिहेवियर देखिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइट्स भले ही वो ज़्यादा नोन नहीं है, लोअर होती है अर्ली एंथेनाइट से, और ये रीजनेबल इसलिए है क्योंकि 5F इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही कम शील्डिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे अब जो बातें, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट एंटेनाइट मतलब एक्टिनाइट, इनका जो कंपैरिजन है उस पर आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छा पैराग्राफ मिल जाएगा, उसको बिल्कुल रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे इनकी केमिस्ट्री मोस्टली लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अराउंड घूमती है। ज़्यादा कोई क्वेश्चन खास आएगा नहीं, आएगा तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का आ जाएगा क्योंकि भाई वो बाकी जगह भी आ रहा था, तो आप याद कीजिए। एप्लीकेशन की बात करें तो डी और एफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स की, तो आयरन एंड स्टील सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। इनका प्रोडक्शन जो होता है उसमें अपन आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन करके बनाते हैं, जो मैंने मेटलर्जी में पढ़ाई था। PiO पिगमेंट इंडस्ट्री में काम आता है, MnO2 ड्राई सेल में काम आता है, बैटरी इंडस्ट्री को भी जिंक की जरूरत होती है। सिल्वर यूके कॉइन्स जो होते हैं वो कॉपर और निकल के अलॉय होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे यूजेज हैं। तो मेरे भाई इसी के साथ अपना डी ब्लॉक एफ ब्लॉक दोनों खत्म होते हैं। काफ़ी सारी थ्योरी डी ब्लॉक में स्पेशली एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें, है ना। आई नो एफ ब्लॉक में आपको कुछ दिमाग में चीज़ें गई नहीं होंगी, आधी चीज़ें ऊपर से निकली होंगी, बट एक चैप्टर थोड़ा है ऐसा ही, ज़्यादा इनकी केमिस्ट्री नोन नहीं है, और जो नोन है थोड़ी बहुत मैं बता दिया आपको, जितनी भी मैं बताना चाहता था, जितना भी मैं बता सकता था। बाकी आप प्लीज एनसीईआरटी रेफर जरूर करिएगा। So thanks for watching. All the best. Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा।
इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।